अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसाब भाई एक्चुअली काफ़ी सारे एनआरआईज़ मैं भी क्योंकि सऊदीया से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम लोगों के पास दोस्तों में एक मेजर इश्यू ये होता है कि भाई प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो जो प्रोटोकॉल्स फ़ॉलो करना है उसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज नहीं रहती, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग बहुत सारे लॉसेस का जो है ना फिर लॉसेस फेस किए हैं। तो आपकी इसमें क्या एडवाइस है कि हम इसको अवॉइड करना है तो किस तरीके से एक प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया जाएगा? तो आपके गाइडेंस की इसमें जो है ना सख्त ज़रूरत है। तो प्लीज़ कैन यू गाइड अबाउट दिस थिंग्स ताकि जो है ना लोग इससे फ़ायदा उठाएँ और ख़ास तौर पे एनआरआई जो प्रोटोकॉल फ़ॉलो नहीं करते और लेटर ऑन दे फेल इंटू सो मेनी ट्रैप्स और स्कैम्स और प्रॉब्लम्स। सो कैन यू प्लीज़ एडवाइस? हाँ जी शुभ भाई, तो सही बात है कि एनआरआई का जो इनकम रहता है वो एक डबल मेहनत का इनकम रहता है। या तो वो सऊदी गल्फ वगैरह में काम कर रहे तो धूप में, वहाँ की हीट में जो है ख़ानदान से दूर काफ़ी अरसा रह के, या ख़ानदान भी अगर साथ रह रहा है तो वो काफ़ी फॉरेन कंट्री की मुश्किलात, फिर कोई ठंडे कंट्री यूएस वगैरह में है तो ठंडक में काम करते हुए। तो पहली बात तो ये है कि एनआरआई का जो पैसा है वो कोई आसान पैसा नहीं है, वो एक डबल मेहनत के बाद जो है ऊपर वाला देता है। तो इसको बहुत केयरफुली तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे प्रॉपर्टी में हो या इन्वेस्टमेंट की शक्ल में हो। काफ़ी लोग जो है जब गल्फ में वगैरह काम करके इंडिया जब वापस आते हैं, तो काफ़ी लोग इन्वेस्टर्स बोल के उनका पैसा लेने की कोशिश करते हैं, और उसमें से काफ़ी लोग फिर पैसा वापस नहीं करते हैं, या इतने छोटे इंस्टॉलमेंट्स हो जाते हैं कि कोई उसकी मायने नहीं रह जाती है। तो एक तो दूसरों के बिज़नेसों में इन्वेस्ट करने से बहुत परहेज़ करना चाहिए। अगर खुद का कुछ आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, वो भी आपका ट्राइड एंड टेस्टेड फील्ड है तो ठीक है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट, ये भी काफ़ी अन साइंटिफिक एंड अनस्टेबल मार्केट है कि उसमें कोई लॉजिक एंड रीजनिंग कभी रहती, कभी नहीं रहती। कभी सेंटीमेंट की वजह से रेट बढ़ जाता, कभी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन करती, उसके अतराफ रेट बढ़ जाता, फिर वो प्रोजेक्ट कैंसल हो सकता। तो जब सडनली रेट्स ड्रॉप भी होते हैं, फिर हाइड्रा का एक्शन भी चल रहा है जिस वजह से काफ़ी लोग डर रहे कि नदी के नाले के करीब अगर है, गवर्नमेंट के एलोकेटेड लैंड के करीब, पार्क के करीब अगर है तो कभी नोटिस दे के, कभी बगैर नोटिस के हाइड्रा वाले आके जो है प्रोजेक्ट्स को तोड़ दे रहे हैं। तो अभी इस दौर में तो और ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है। जैसे कि रूटीन चीज़ें हैं उसपे मैं तवज्जो कम दूँगा ये वाले वीडियो में, कि जैसा कि सेल डीड चेक करना है, ईसी, सीसी, मार्केट वैल्यू, और फिर जो है पहानी, पट्टे, पासबुक, आरओआर वगैरह। तो ये सब तो रूटीन चीज़ें हैं। फिर न्यूज़पेपर में ऐड तो डालना ही है, पब्लिक नोटिस बोल के कि मेरा क्लाइंट खरीद रहा है, किसी को ऑब्जेक्शन है तो आइए। उसके अलावा एमआरओ, एसआरओ, कलेक्टर, तहसीलदार को भी लेटर्स लिख के उनसे पूछा जा सकता है। अगर वो लोग नहीं बोल रहे हैं तो आरटीआई के ज़रिए पूछा जा सकता है। और जो है इसमें और एक चीज़ क्या होती है, बाज़ दोस्त अहबाब एडवोकेट से सुनने में आया कि एक साहब लीगल ओपिनियन के लिए आए और लीगल ओपिनियन उनको दिया गया कि मत खरीदिए। तो उसके बाद जो लीगल ओपिनियन लेने वाले साहब है वो आके उस एडवोकेट के पास बैठे और बोले कि मैं ये खरीदना चाह रहा हूँ, आप ये लीगल ओपिनियन क्या वजह से नो है, वो जो है क्लैरिफाई करने की कोशिश करे और वो लीगल ओपिनियन को यस करने की कोशिश करे। तो ऐसा आइडियल तरीका नहीं है। इट्स बेटर टू गो फॉर अ डबल ब्लाइंड ओपिनियन, कि आप एक एडवोकेट को दें और वो फिर किसी और एडवोकेट को दे लीगल ओपिनियन के लिए, और जो लीगल ओपिनियन देने वाला है और सुनने वाला है उनका उनका ताल्लुक ना हो, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सके, वो फिर ये एडवोकेट को मिले और ये फिर क्लाइंट को दे। ये एक चीज़ है। और दूसरा क्या है, काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं दोस्त अहबाब एडवोकेट को कि मेरे को लीगल ओपिनियन चाहिए और हम 3 दिन बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। तो 3 दिन में वो एडवोकेट वो पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेना, ऑनलाइन चेक कर लेना, और केसेस की हिस्ट्री देख लेना, एमआरओ, एसआरओ, तहसीलदार, पीएस को लेटर लिख लेना, आरटीआई कर लेना, वो आरटीआई का रिप्लाई भी आ जाना, फिर वो मुतमिन होके
बोलना, टाउन प्लानिंग सेक्शन को कभी विजिट करना रहता, तो ये 2 दिन 3 दिन का काम नहीं है। तो ये जल्दबाजी के लीगल ओपिनियन सही नहीं है, कम से कम 1 महीना लेके चलिए। और मैं तो जो है कोई अगर 2 हफ्ते से कम में लीगल ओपिनियन पूछता है तो मैं तो नहीं देता हूँ। मेरे उस्ताद सैयद इलियास साहब एडवोकेट और सैयद नसीर साहब और जो है नसीर खान साहब और मिर्ज़ा एजाज बेग साहब और रमेश साहब, इन सबको रेफर कर देता हूँ। कोई अगर अच्छा वक्त देते हुए लीगल ओपिनियन के लिए बोलते हैं तो या तो मैं या मेरे शागिर्द देते हैं। और ये पूरे बारीकियां हैं और भी डिटेल हैं जो इस वीडियो के अंदर कवर नहीं हुए। तो जल्दबाजी में आके प्रॉपर्टीज मत खरीदिए। लीगल ओपिनियन के लिए लीगल ओपिनियन नो होने के बाद उसको यस करो बोल के वकीलों से मत मिलिए। और वो तो रूटीन चीजें हैं जो हर एडवोकेट को चेक करना चाहिए, वो तो है। और दूसरों के बिजनेसों में इन्वेस्ट मत करिए। आप खुद कोई बिजनेस कर रहे तो ठीक है। और फिर लेटेस्ट में ये भी हो रहा है कि जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो लिखा पढ़ी सही नहीं रह रही, तो बैंकों वाले फ्रीज कर दे रहे, कभी साइबर क्राइम के शक में जाके लियन हो जा रहे अकाउंट्स। अब्रॉड में भी जब आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, यहाँ पे भी जब ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो एक चीज होती है, एक टिप जो सवाल के अलावा मैं आपको गिफ्ट देना चाह रहा हूँ, वो है बेनामी ट्रांजैक्शंस। बेनामी ट्रांजैक्शंस अवॉइड करिए, मत करिए। पास टाइम पे आपके दिमाग के हिसाब से ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होता, बट गवर्नमेंट की नज़र से ये बेनामी ट्रांजैक्शन हो सकता। और फिर हवाला ट्रांजैक्शंस अवॉइड करिए। आपके दिमाग से ये हवाला ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से ये हवाला ट्रांजैक्शन हो सकता। तो बेनामी और हवाला ट्रांजैक्शन से बचिए। मनी लॉन्ड्रिंग आपके हिसाब से और गवर्नमेंट के हिसाब से जो होता है उसके बारे में मालूमात करिए और उससे बचिए। अक्सर टाइम पे ऐसा होता है कि कोई दोस्त गल्फ में अपने दोस्त को पैसे देता है और वो फिर उसके रिश्तेदार के इंडिया के अकाउंट में सेंड करता है और वो उसके लिए प्रॉपर्टी इंडिया में खरीदता है। तो उनके दिमाग से ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है, ना ये हवाला है। बट गवर्नमेंट की नज़रों में ये बेनामी ट्रांजैक्शन भी हो गया, हवाला भी हो गया, और आपके अकाउंट्स फ्रीज भी हो सकते हैं और सजा होने के भी इम्कानात है। इसीलिए जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो उसके अकाउंट से जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो गवर्नमेंट की नज़र में ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा, ना ये हवाला रहेगा। आप इतनी लंबी चेन बना दे रहे हैं कि ऑन पेपर नॉट रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन वालों के अकाउंट्स में अगर पैसे जाके आ रहे हैं तो ये हवाला और बेनामी के सेक्शंस लगने के इम्कानात रहते हैं। और एआई के जरिए भी जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का आजकल देखरेख हो रहा है, तो उस वजह से कुछ माइनर सा भी इशू रहा तो पकड़ में आने के इम्कानात है। फिर एक्सप्लेनेशन आप देते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफिसेस में या कोर्ट्स में, फिर आपका एक्सप्लेनेशन वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, फिर आप अपील करेंगे, वो सब इश्यूज होते। उससे बेहतर ये है कि आप शुरू में ही कोई वकील के जरिए या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए ये गाइडेंस ले लें। एक मेरे दोस्त एडवोकेट के पास ये केस आया था, एक साहब आए, लीगल ओपिनियन लिए एक प्रॉपर्टी के बारे में और चले गए, लीगल ओपिनियन में ओके था। बाद में फिर जब ट्रांजैक्शन हुआ तो ये जैसा बेनामी और हवाला के एक्यूजेशंस वाला जो रूट था वैसा लंबी चेन बन गई। वो किसी को दिए, वो किसी को दिए, वो साहब किसी को दिए, एक अननोन पर्सन की तरफ से इनके रिश्तेदार के अकाउंट में पैसे आ गए, गवर्नमेंट वाले जो है फ्रीज कर दिए। तो जब इतना लीगल ओपिनियन आप